एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो यहाँ पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का पूरा थ्योरी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। और यदि आपका एग्जाम आने वाला है थोड़े दिनों में तो आपके लिए ये मस्ट है, स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए पूरा वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ डेफिनेशन में लिखा है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स गेट स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। सही बात है, यहाँ पे लिखा है। फिर लिखा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन स्लोली मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। मान लीजिए किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है और मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक चार्ज को लेके जा रहा हूं, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट दैट विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं लिखूंगा इट इज इक्वल्स टू यूबी माइनस यूए, या लिख सकते हैं कि यू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूरा लिखिए ऐसे कि ए से बी जाने में जो वर्क डन होगा एक्सटर्नल एजेंट का दैट विल बी इक्वल टू यूबी माइनस यूए। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और आगे चलते हैं इसके बाद कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन is the work done by external force in slowly moving the charge from infinity to that point। हम जनरली क्या मान लेते हैं कि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो के बराबर है। हम जनरली मान लेते हैं, ये कन्वेंशन है कि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो के बराबर है। तो इनफाइनाइट से किसी पॉइंट को किसी चार्ज को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने में जितना काम किया जाता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पर उस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की। तो यहाँ पे से ऐसे डिफाइन किया गया है। यहाँ देखिए क्या लिखा है कि ये पोटेंशियल एनर्जी है इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन क्या लिखूंगा मैं, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर वेक्टर, कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से उस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन है एक्सटर्नल एजेंट का, उसे पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। और या इसे ऐसे लिख सकते हैं कि नेगेटिव वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, नेगेटिव वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में स्लोली कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। एक फॉर्मूला में और यहां पे ऐड करना चाहता हूं। देखिए आपके पास पोटेंशियल एनर्जी पूछा हो डेल्टा यू, विद डेल्टा का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, डेल्टा यू का मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। सिर्फ यही फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में, सिर्फ इतने ही फॉर्मूले हैं। डेल्टा यू क्यू डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। अब भैया एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन क्या होगा कि इंटीग्रल ऑफ एफ एक्सटर्नल डी आर। ठीक है, क्या होगा एफ एक्सटर्नल डी आर, और नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इलेक्ट्रिक फोर्स डॉट डी आर। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, ये आ जाएगा Q V फाइनल माइनस V इनिशियल, और ये आ जाएगा आपके पास डेल्टा U विच इज U फाइनल माइनस U इनिशियल। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, मैं पर्सनली ऐसे इनको याद रखता हूं। तो वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला हमारे पास है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। यदि हमारे पास दो चार्जेस हैं, 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2, दो चार्जेस हैं और उनके बीच का सेपरेशन R है और इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मान रहे हैं, तो इस सिस्टम की जो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला आता है K, दिस इज K Q1 Q2 by R, K Q1 Q2 by R। ये पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों चार्ज की होती है। यदि मान लीजिए चार्ज जो है 2 से ज्यादा हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखी जाती है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 चार्जेस हैं Q1 Q2 और Q3 और उनके बीच का डिस्टेंस है R12 R23 एंड R13, तो इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी K Q1 Q2 by R12, Q1 Q3 by R13 एंड Q2 Q3 by R23। इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाती है। और भी आपको ये चीज याद रखनी है कि यदि मान लीजिए आप, यदि मैथ्स में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन याद है, तो यदि मान लीजिए आपके पास n चार्जेस हैं, टोटल चार्जेस कितने हैं, n चार्जेस हैं, तो ये जो टर्म आ रही है ना बेटा, ये नंबर ऑफ टर्म्स जो है, नंबर ऑफ टर्म्स जो आएंगी पोटेंशियल एनर्जी की सम में, वो आएगी आपके पास nc2 के बराबर। यानी कि n का हमारे पास पूल है, n चार्जेस का पूल है, उनमें से हमें 2 को उठाना है और कंबाइन करना है। ठीक है, तो nc2 के बराबर
नंबर ऑफ टर्म्स आपको यहाँ पे मिलने वाली है। यदि यहाँ पे 3 चार्जेस हैं, n की वैल्यू यदि 3 के बराबर है तो 3c2 के बराबर हमें नंबर ऑफ टर्म्स मिलने वाली हैं। जैसे आप लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, कितना आ जाएगा 3 into 2 into 1 और आ जाएगा ये 2, आ जाएगा आपके पास 3। तो देख सकते हैं कि 3 नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे बन रही हैं। कौन कौन सी बन रही हैं? u12, u13 और u23, ये वाली जो टर्म है आपको यहाँ पे मिल रही हैं। यदि 3 से ज्यादा यदि चार्जेस दिए हो तो भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यदि 4 चार्जेस दिए हुए हैं तो क्या होगा। 4 यदि चार्जेस दिए हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें मिलने वाली है 4c2 के बराबर 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो कितना आ जाएगा बेटा 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, तो 2 और 2 4 से 4 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 6। हमारे पास चार्जेस है q1 q2 q3 q4 q5 q6, तो यहाँ पे हम लिखेंगे u12, u13, u14, u15 और u16। अच्छा 4 चार्जेस हैं तो यहाँ पे u14 तक आएगा, ठीक है u14। उसके बाद आएगा u23, 2 और 3 के बीच में पोटेंशियल एनर्जी u24। उसके बाद आएगा 3 का, यहाँ आ जाएगा आपके पास u34। तो इस तरीके से आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे 1 और 2 की पोटेंशियल एनर्जी, 1 और 3 की, 1 और 4 की, 2 और 3 की, 2 और 4 की, 3 की, 4 की। तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी मल्टीपल चार्जेस की लिखी जाती है। इसके बाद आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक यूनिट मैग्नीट्यूड का यानी 1 मैग्नीट्यूड का 1 कूलम चार्ज जो पॉजिटिव है उसको इनफाइनाइट से उस पॉइंट पर लाने में बिना एक्सीलरेशन के स्लोली लाने में जो वर्क डन होता है एक्सटर्नल एजेंट का, उसे पोटेंशियल कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और इसका ऐसा यूनिट जो है वो क्या होता है? वोल्ट के बराबर होता है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ अगेन आपके लिए। अनअकैडमी चैंपियंस लीग इज बैक अगेन। फिर से अनअकैडमी चैंपियंस लीग का टेस्ट हो रहा है जो कि 14th एंड 21st ऑफ नवंबर को होगा ग्रुप स्टेज पे, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और 1 घंटे का एग्जाम होगा, 1 से 2 PM होगा, ठीक है बच्चों। और फाइनल्स होगा 28 नवंबर को, जिसमें 75 क्वेश्चंस होंगे और 3 आवर्स का होगा, जो कि 1 to 4 PM होगा। और इसमें बच्चों बहुत अच्छे अवार्ड्स हैं, ठीक है ना, ये आप जानते ही हो बहुत अच्छे तरीके से। 5 CR तक के आप इसमें अवार्ड्स जीत सकते हो, इतना बड़ा पूल है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है बच्चों। और अगर इसमें आप अच्छी रैंक लाते हो ग्रुप स्टेज में तो 1 से 10 पे आपको 20,000 का प्राइस है और 100% स्कॉलरशिप है, यानी कि कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो 100% ऑफ, ठीक है ना। 11 to 30 की रैंक आती है तो 10,000 और 50% इस पे ऑफ, और बाकी का भी आप देख सकते हो। और अगर आप फाइनल में रैंक लेके आते हो तो आपको 1 लाख का कैश प्राइज है और 100% स्कॉलरशिप है, ठीक है ना। ऊपर के टॉप 10 रैंकर्स को यानी कि 1 से लेके 10 तक 100% स्कॉलरशिप है, और रैंक 1 को 1 लाख, 2 और 3 को 60 और 4 और 10 को 50,000 तक के प्राइस हैं, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही बेहतरीन मौका है अच्छे प्राइजेस जीतने का, ठीक है बच्चों। और ये है स्पेशल प्राइज वीक, यानी कि ये जो हफ्ता चल रहा है, अगर इस वीक में आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है ना। 10 + 10 यानी कि 20% का, अप्रोक्सीमेटली 20% का डिस्काउंट मिल रहा है आप अगर इस स्पेशल वीक में सब्सक्रिप्शन लेते हो तो, ठीक है ना। किस तरीके से? अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हो और तो मान लीजिए 1 लाख का अगर आपकी फीस है तो आपको बस 81,000 का पड़ेगा वो, यानी कि पूरे 19,000 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20% का आपको फायदा है। प्लस वाला जो है, प्लस में अगर आप देखते हो तो आपको प्लस में भी जो चीज 53,000 की है वो आपको मतलब 53,000 की पड़ रही है आपको 12,000 का ऑफ लेके, ठीक है। तो ये चीज पहले 67,000 की थी, अभी आपको 53 की मिल रही है, यानी कि पूरा 20% ऑफ है। किस वजह से? इस स्पेशल वीक की वजह से। और ये वीक आपका 10 से 17 नवंबर तक है, यानी कि समझ लो आज इसका लास्ट है। मे भी पॉसिबल है 1-2 दिन एक्सटेंड हो सकता है, बट इसका ऑफिशियली आज लास्ट डे है 17 नवंबर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, ऑल स्टार क्रैश कोर्स बैच, ठीक है ना। 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना, एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है ना, 17 नवंबर से, ठीक है ना। 11th का सिलेबस 4 महीने में पूरा कर दिया जाएगा और जितने भी स्टार एजुकेटर हैं अनअकैडमी पे वो सब लोग इसमें आपको कुछ चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये देखिए सारे के सारे टॉप टीचर्स हैं, ये सब आपको कुछ पोर्शन पढ़ाएंगे और 11th का पूरा सिलेबस 4 महीने में कर देंगे पूरा,
ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है, अगर आप किसी तरीके से कहीं पे चूक गए हैं कोई बैच ज्वाइन करने में, ठीक है, तो आप इससे भी अपना काम कर सकते हैं, ताकि 12th क्लास में आते आते आप में और किसी रेगुलर स्टूडेंट में कोई डिफरेंस ना बचे। ठीक है बच्चों। और इसके बाद आता है ये IIT JEE मेगा कॉम्बैट। ये इंटीजर क्वेश्चंस का कॉम्बैट है, स्पेशली इंटीजर क्वेश्चंस का, ठीक है ना, जो कि 21 नवंबर को सुबह 11 बजे होगा। 60 मिनट्स में 21 इंटीजर क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। और ये लेटेस्ट IIT JEE पैटर्न पे बेस्ड है। अगर आप इसमें बहुत अच्छा करते हो तो टॉप 50 रैंकर्स को और 500 लकी पार्टिसिपेंट्स को बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाले हैं। आप देखिए इसमें iPad मिनी है, सैमसंग टैब है, फिटबिट स्मार्ट वॉच है, और ये JBL के हेडफोन्स है, और Amazon के वाउचर्स है। ठीक है बच्चों, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसके लिए एनरोल कर दीजिए, और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, किसी चार्ज पार्टिकल की बात करें, किसी चार्ज पार्टिकल क्यू है, उसकी वजह से उसके आसपास जो पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला होता है KQ/R के बराबर, KQ/R के बराबर। तो ये KQ/R ये पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल है किसी पॉइंट पर। ठीक है, इसका ग्राफ यदि बनाना चाहें, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का, तो एक इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपको मिलता है। इसे क्या कहते हैं? हाइपरबोला कह सकते हैं, हाइपरबोला। ठीक है, और यहाँ पे जो चार्ज है आपको विद साइन रखना होता है। यहाँ पे कैसे रखना होता है? विद साइन आपको चार्ज रखना होता है। यदि चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव पोटेंशियल होगा, चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। ठीक बात। इसके बाद आगे चलते हैं कि पोटेंशियल एक सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से क्या होता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन काम में आता है। यदि आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो जितने भी चार्जेस हैं इसके आसपास, उनके एक इंडिविजुअल चार्ज की वजह से पोटेंशियल, प्लस इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल, इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल इंडिविजुअल, यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल, उन सारे पोटेंशियल का समीशन ही टोटल पोटेंशियल उस पॉइंट का हो जाता है। मतलब सिंपल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू टोटल चार्ज कॉन्फिगरेशन इज द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल्स ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। यानी V is equals to V1 plus V2 plus V3 plus V4 is equals to this total potential। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला हमारे पास है कि पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से पोटेंशियल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं आपको बताता हूं। यदि मान लीजिए डायपोल कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, डायपोल का डायपोल मोमेंट है P, और यहां पर एक पॉइंट है, लेट्स से पॉइंट को कह दिया मैंने A, और ये एंगल जो है डायपोल के एक्सिस से एंगल बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा आपके पास K cos थीटा बाय R स्क्वायर। ठीक है, याद रखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं KP cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। याद रखिए जो थीटा है आपको मेजर करना है डायपोल के एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। डायपोल के एक्सिस से, डायपोल का जिधर मुंह है उस साइड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें मेजर करना है एंगल। तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा की वैल्यू यदि अक्यूट है, थीटा जो है अक्यूट है, इफ थीटा इज अक्यूट तो पोटेंशियल है पॉजिटिव। थीटा आ गया ऑब्टूस, तो पोटेंशियल कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद यहां लिखा है कि ये फॉर्मूला वैलिड है कि जब डिस्टेंस जो है पॉइंट की जहां पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द डायपोल चार्जेस, या डायपोल के साइज से वो बहुत ज्यादा है, तब ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला है। इसके बाद बात करते हैं एक्सियल पोजीशन पे, यानी डायपोल के एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू या तो 0 होगी तो पॉइंट इस तरफ होगा, थीटा की वैल्यू 180 होगी तो पॉइंट इस तरफ होगा। तो थीटा की वैल्यू 0 है तो डायपोल की वजह से जो पोटेंशियल है पॉजिटिव आएगा, और यदि थीटा 180 डिग्री है तो हमें मिलने वाला है नेगेटिव पोटेंशियल, और फॉर्मूला होगा KP cos 0 या KP अपॉन R स्क्वायर और माइनस KP अपॉन R स्क्वायर। तो प्लस माइनस KP अपॉन R स्क्वायर एक्सियल पोजीशन पर पोटेंशियल होता है। इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करें, इक्वेटोरियल पोजीशन की, तो नेगेटिव चार्ज से यहाँ का डिस्टेंस, पॉजिटिव चार्ज का यहाँ तक डिस्टेंस जो है बराबर है। इसका मतलब पोटेंशियल यहाँ पे 0 मिलने वाला है। तो पोटेंशियल हमें मिलता है 0 के बराबर इक्वेटोरियल प्लेन में। कोई भी पॉइंट ले लीजिए इक्वेटोरियल प्लेन में, हमें पोटेंशियल मिलेगा 0 के बराबर। इसके बाद आगे चलते हैं अगले 7th नंबर के टॉपिक पे, जो है रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन। तो यहाँ देखिए बेटा ध्यान से कि ये हमारे पास दो लोकेशंस हैं, और यहाँ का जो पोटेंशियल है वो V के बराबर है, और मैं यहां से DL डिस्टेंस ऊपर जाता हूं, तो पोटेंशियल जो है वो हो जाता है V प्लस dV के बराबर। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरीके से यहाँ पे मैं मान सकता हूं कि ये डिस्टेंस इतनी ज्यादा छोटी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म हम मान सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इस छोटी सी डिस्टेंस में नॉन यूनिफॉर्म मान सकते हैं,
वैसे तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में घटता है, लेकिन जब हम बात करते हैं डीवी की तो यहाँ पे प्लस ही लिखते हैं, यहाँ पे डीवी जो है नेगेटिव होगा, ठीक है, यहाँ पे डीवी जो है नेगेटिव होगा, पोटेंशियल घट रहा होगा इस डायरेक्शन में चलने पर। तो भैया यहाँ पे रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, क्या रिलेशन है कि V प्लस डीवी फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ये पोटेंशियल में चेंज है यहां से यहां जाने पर, डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस है dl, ये किसके बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास dv अपॉन dl के बराबर क्या आ जाएगा आपके पास E, मॉड E लिख सकते हैं। अब क्योंकि मैं जानता हूं कि dv जो है वो क्या है नेगेटिव है, तो एक कॉम्पनसेटरी साइन यहाँ पे और लगा देते हैं माइनस dv बाई dl, और हमें एक फॉर्मूला यहाँ पे मिल जाता है E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dl, ठीक है, याद रखिएगा इस फॉर्मूले को। E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dl होता है, dv जो है छोटा सा पोटेंशियल में चेंज है और dl जो है छोटा सा डिस्टेंस है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है। अब यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यदि ये यूनिफॉर्म होता है, यदि बेटा ये यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं कि E जो है उसे लिखा जा सकता है माइनस ऑफ डेल्टा V डिवाइडेड बाय dl को लिखा जा सकता है L, dl को लिखा जा सकता है L, ठीक है, ये आप याद रखिए। और यहां पे जो L है, L इज द डिस्टेंस मूव्ड along इलेक्ट्रिक फील्ड, along इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के along ये डिस्टेंस है L है, यानी कि ऐसे समझ लीजिए इसको, यदि आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहां से यहां तक जाने में, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है L के बराबर, यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ का पोटेंशियल कम है, तो डेल्टा V डिवाइडेड बाय L ये कितना आ जाएगा आपके पास E के बराबर, मॉड E आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है कि पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग शेल, कंडक्टिंग शेल यदि आपके पास है और उस पर कोई चार्ज है तो चार्ज उसकी सरफेस पर रहेगा, चार्ज उसकी सरफेस पर रहेगा तो पोटेंशियल जो उसके अंदर किसी पॉइंट पर होगा वो उसके सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होगा, तो ये कितना होता है k क्यू बाय r के बराबर। और बाहर के यदि पोटेंशियल की बात करें, बाहर का पोटेंशियल होता है k क्यू बाय स्मॉल r के बराबर। तो सेंटर से यदि बात करें, सेंटर से जैसे जैसे सरफेस पर जाएंगे पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसलिए ग्राफ जो है कुछ ऐसा है, और जैसे ही सरफेस से दूर जाते जाएंगे पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो रहा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक जो है शेप हमें मिल रही होगी। तो बेटा ये हाइपरबोला है, ये कैसा है हाइपरबोलिक शेप इसे कहते हैं, हाइपरबोलिक शेप है इस ग्राफ की यहां से यहां तक, और ये स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट है यहाँ पे पोटेंशियल, उसके बाद पोटेंशियल घटता जा रहा है, तो ये k क्यू बाय स्मॉल r पोटेंशियल हो जाता है जब r की वैल्यू होती है ग्रेटर देन इक्वल्स टू r, कैपिटल R यानी सरफेस से बाहर जाते हैं तो पोटेंशियल k क्यू बाय स्मॉल r हो जाता है, ठीक, वही बातें लिखी हुई है यहाँ पे कि अंदर और सेंटर पर जो पोटेंशियल है वो k क्यू बाय कैपिटल R होता है। ध्यान दीजिए रेडियस है और ये सेंटर से डिस्टेंस है, ये सेंटर से डिस्टेंस है, ये रेडियस है। इसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बात करते हैं। इट्स अ सरफेस विद अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन इट्स सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल जो है सेम रहता है, ये इसलिए इसका नाम पड़ा है इक्विपोटेंशियल। इक्वी का मतलब इक्वल, पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल यानी जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर रहे। इक्विपमेंट इक्विपोटेंशियल है सर, ये इट्स इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ सिंगल पॉइंट चार्ज आर कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल सेंटर्ड एट द चार्ज। बिल्कुल ठीक है, यदि आपके पास एक पॉइंट चार्ज है इसकी वजह से आप इक्विपोटेंशियल सरफेस देखना चाहते हैं तो वो हमें कॉन्सेंट्रिक स्फीयर की फॉर्म में मिलते हैं। इस तरीके से हमें मिलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि यहां से चार्ज से डिस्टेंस, चार्ज की वजह से पोटेंशियल होता है k क्यू बाय स्मॉल r, तो r स्मॉल r सेम होना चाहिए हर एक पॉइंट का, तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। सिमिलरली ये जो सारे शेल्स बन रहे हैं कॉन्सेंट्रिक इमेजिनरी शेल्स, दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर दिस पॉइंट चार्ज। इसके बाद यहां लिखा है कि फॉर एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, या कह सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यदि यहां पे मैं बात करूं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके परपेंडिकुलर होने वाला है इक्विपोटेंशियल सरफेस के, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ये कहना चाह रहे हैं यहां पे। नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कट ईच अदर फॉर डायपोल इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ दिस। इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में एक दूसरे को काटते नहीं है, और नीचे लिखा है कि डायपोल की वजह से, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है इस तरीके से हमें मिलते हैं। देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और एक तो इक्वेटोरियल प्लेन तो होगा ही इक्विपोटेंशियल सरफेस, और ये इस तरीके से हमें और मिलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस,
ठीक है, लाइक दिस, थोड़े से शिफ्टेड जो है ऐसे लूप्स हमें मिल जाते हैं, याद रख सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड में यदि चार्जेस रखे हुए हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैसे निकाली जाती है। यदि मान लीजिए यहाँ पे चार्ज है Q1 और यहाँ पे पोटेंशियल है V1, यहाँ पे चार्ज है Q2, यहाँ पे पोटेंशियल है V2, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करता है E विच इज यूनिफॉर्म, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि Q1 V1, यहाँ पे लिखा हुआ है Q1 V1, इसका पोटेंशियल एनर्जी इस फील्ड में, Q2 V2 इज द पोटेंशियल एनर्जी इन दिस फील्ड, और KQ1 Q2 by R12, इनके बीच का डिस्टेंस R12, KQ1 Q2 by R, इन दोनों की आपस में पोटेंशियल एनर्जी। तो पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखी जा सकती है ऐसे। इस पे सवाल काफी कम आते हैं, लेकिन आ गया तो आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल की बात नहीं है। यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ पे चार्ज को मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ का चार्ज यहाँ का पोटेंशियल मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी KQ1 Q2 by R आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, यदि एक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ P डॉट E, या फिर माइनस ऑफ P cos थीटा, उसे आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ P cos थीटा, और माइनस ऑफ P डॉट E आप इसे लिख सकते हैं। थीटा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल है डायपोल मोमेंट का। ओके, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, और डायपोल जो है ऐसे रखा हुआ है डायपोल, तो ये वाला जो एंगल होता है ये एंगल थीटा हमें वहां पे लिखना होता है। इसके बाद 12 नंबर का पॉइंट है, यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं कि इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो, ईदर न्यूट्रल और चार्ज। कंडक्टर कैसा भी हो, चाहे वो न्यूट्रल हो चाहे वो चार्ज हो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, E इनसाइड इज इक्वल टू जीरो। देखिए ध्यान देखिए, यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जब मैं कह रहा हूं कंडक्टर तो इसका मतलब मैं कंडक्टिंग मटेरियल की बात कर रहा हूं, जहां जहां कंडक्टिंग मटेरियल प्रेजेंट है वो उस पार्ट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो यहां पे लिखिए इनसाइड कंडक्टर, कंडक्टिंग मटेरियल की बात कर रहे हैं, कंडक्टिंग मटेरियल की यहां पे बात की जा रही है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एंड सेम वैल्यू एज ऑन द सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है कंडक्टर का सरफेस, कंडक्टर के सरफेस पर पोटेंशियल सेम रहता है, इसलिए वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि ये रिलेशन होता है माइनस ऑफ dv by dl इज इक्वल टू E, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि जीरो है तो इसका मतलब पोटेंशियल हर जगह कांस्टेंट होगा, तो कंडक्टिंग मटेरियल जहां जहां प्रेजेंट होगा वहां पे हर जगह पोटेंशियल सेम रहने वाला है, और पोटेंशियल यदि सेम है, पोटेंशियल यदि सेम है तो इसका मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस हमेशा जीरो आएगा, इसका मतलब चार्ज से मल्टीप्लाई करने पर डेल्टा U भी जीरो आएगा, इसका मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट भी जीरो आएगा। यानी कि यदि किसी चार्ज को हम फिरा रहे हैं, घुमा रहे हैं कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर यूं 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 यूं, तो वर्क डन जो है हमें जीरो करना पड़ेगा टोटल। फिर यहां लिखा है कि if a cavity is created inside the conductor and a charge is kept outside the cavity, any electric field outside conductor does not enter into the cavity, so cavity of conductor remains shielded। इसे शील्डिंग प्रॉपर्टी कहा जाता है। यदि मैं एक कंडक्टर के अंदर कैविटी बना देता हूं तो कैविटी के बाहर जो भी चार्जेस हैं उनका इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के अंदर नहीं आ सकता, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की वजह से एंटर नहीं करेगा, वो जीरो के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है यदि चार्ज हो अंदर, कैविटी के अंदर चार्ज हो तब कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन यदि कैविटी के अंदर कुछ नहीं है चार्ज वाली चीज तो बाहर के चार्ज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन अ कंडक्टिंग सरफेस। बिल्कुल ये बात बता चुका हूं यहाँ पे कि यदि वर्क डन जो है जीरो के बराबर आता है। व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू कंडक्टिंग सरफेस। ठीक बात है कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि कंडक्टिंग सरफेस जो है इक्विपोटेंशियल होता है, इक्विपोटेंशियल यदि सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होगा। तो भैया मैं ये कंडक्टर के बारे में जनरली बात कह सकता हूं कि कंडक्टर जो सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर जाएगा, परपेंडिकुलर जाएगा, परपेंडिकुलर आएगा या परपेंडिकुलर जाएगा, नॉर्मल जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी हुई कंडक्टर की। इसके बाद चलते हैं आगे, डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में कहानी ये है कि डाइलेक्ट्रिक्स नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें कोई भी चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं होते एज कंपेयर टू कंडक्टर। कंडक्टर में ढेर सारे चार्ज कैरियर्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन ये इंसुलेटर है, इसमें चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं और उस सब्सटेंस को ही डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है। तो ये दो तरह के डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। यहाँ पे लिखा है कि डाइलेक्ट्रिक्स, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैज परमानेंट डाइपोल मोमेंट जैसे HCl और H2O, और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं जिनमें कोई डाइपोल मोमेंट परमानेंटली नहीं होता जैसे O2 और H2।
इसके बाद डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैन विथस्टैंड, यानी सह सकता है विदाउट ब्रेकडाउन, बिना ब्रेकडाउन किए। ऐसे समझ लीजिए कि यदि आपके पास कोई इंसुलेटर है और इंसुलेटर पे आपने बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो वो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देता है और वो कंडक्टर भी बन सकता है। तो एक लिमिट है इलेक्ट्रिक फील्ड की कि जितना आप अप्लाई कर सकते हैं जिससे वो सब्सटेंस डाइलेक्ट्रिक बना रह सके, वो कंडक्टर ना बन जाए, तो वो लिमिट है, उसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहा जाता है और वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है। तो यदि बात करें हम एयर की बात करें, एयर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो होता है 3 × 10⁸, यानी इससे ज्यादा यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए तो एयर जो है आयनाइज हो जाती है। इसके बाद फॉर एनी कैपेसिटर द इलेक्ट्रिक फील्ड डू नॉट एक्सीड द ब्रेकडाउन लिमिट्स, देयर इज लिमिट टू चार्ज अमाउंट दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन अ गिवन कैपेसिटर विदाउट सिग्निफिकेंट लीकेज। तो ऐसे ही हम जानते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड की लिमिट है तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की भी एक लिमिट है। तो इसका मतलब चार्ज जो कैपेसिटर पर स्टोर होगा उसकी भी एक लिमिट होती है कि इससे ज्यादा चार्ज कोई कैपेसिटर जो है स्टोर नहीं कर सकता है, और यहीं से जन्म होता है कैपेसिटर का। तो यहाँ पे देखते हैं कि यदि किसी कंडक्टर के ऊपर, पेयर ऑफ कंडक्टर के ऊपर चार्ज जो है वो Q के बराबर है और उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर है, तो ये चार्ज और पोटेंशियल एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को कैपेसिटेंस कहा जाता है। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आता है C = Q/V। Q होता है हमारे पास कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर और V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। C इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V, ठीक है। यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज और वोल्टेज से इंडिपेंडेंट होता है, वो ज्योमेट्री और मीडियम पे डिपेंड करता है, जस्ट लाइक रेजिस्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पर डिपेंड नहीं करता है, वो उस वायर की ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, ऐसे ही यहाँ पे कैपेसिटेंस के बारे में बात है कि कैपेसिटेंस चार्ज और वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि साइज और सेपरेशन ऑफ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स एंड आल्सो ऑन डाइलेक्ट्रिक सेपरेटिंग द टू कंडक्टर। एवरी कैपेसिटर हैज लिमिटेड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, जो हम पिछले पेज पर डिस्कस कर चुके हैं। इसका SI यूनिट जो है होता है फैरेड। SI यूनिट इज फैरेड। इसके बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं, पैरेलल, ये प्लेट्स हैं, ठीक है। सामने से देख रहे हैं तो आपको एक सिर्फ लाइन दिखाई दे रही है, इनके बीच का सेपरेशन जो है उसे D कहा जाता है जनरली। और एक पर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है अंदर की सरफेस पर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है अंदर की सरफेस पर। इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में एग्जिस्ट करता है which is uniform in nature। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यदि यूनिफॉर्म है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि V is the potential difference divided by D is the distance between them is equal to electric field between the capacitor plate। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट A by D। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, 8.8 × 10⁻12 इसका वैल्यू होता है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू याद कीजिए कितना है, 8.8 × 10⁻12 याद रखिएगा। और यह एरिया ऑफ द प्लेट्स, D इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। और यदि डाइलेक्ट्रिक इस प्लेट्स के बीच में घुसा दिया जाता है, यदि फुल हम इसको फिल कर देते हैं डाइलेक्ट्रिक से तो इसका कैपेसिटेंस जो है K टाइम्स हो जाता है। नया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बन जाएगा K × एप्सिलॉन नॉट A by D। K A एप्सिलॉन नॉट by D, ये नया फॉर्मूला हमें मिल जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में पढ़ते हैं। तो दो तरह के मेनली कॉम्बिनेशन है, एक है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, यदि कैपेसिटेंस सीरीज में जुड़े हैं तो उनके ऊपर सेम चार्ज फ्लो होता है। यदि मान लीजिए यहां से Q चार्ज आया तो इस कैपेसिटर पर भी Q चार्ज आएगा, इस कैपेसिटर पर भी Q चार्ज आएगा, इस कैपेसिटर पर भी Q चार्ज आने वाला है, और इनका इक्विवेलेंट हम निकाल सकते हैं। यानी कि इन तीनों कैपेसिटर को हटा के, या एक से ज्यादा कैपेसिटर यदि लगे हैं सीरीज में तो उन सबको हटा के मैं एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकता हूं, और इस सिंगल कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा C इक्विवेलेंट, और उसकी वैल्यू होगी 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 के बराबर। तो ठीक है, इसके बारे में बात समझ गए। और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में भी रिलेशन होता है। यदि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V2, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V3, और A और B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है V के बराबर है, तो V की वैल्यू होती है V1 + V2 + V3 के बराबर। ये फॉर्मूला भी याद रखें। चार्ज समान फ्लो होता है, ये भी याद रखें, ठीक है। और इक्विवेलेंट कैपेसिटी जो है घट जाती है, जैसे जैसे हम सीरीज में कैपेसिटेंस जोड़ते जाते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो ड्रॉप होता जाता है, डाउन होता जाता है, गिरता जाता है। उसके बाद आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो कुछ ऐसा है कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है कैपेसिटर पे। हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो है सेम तरह का वोल्टेज होता है जो A और B के अक्रॉस है। A और B के अक्रॉस यदि V वोल्टेज होता है तो इसके अक्रॉस भी V वोल्टेज है, इसके अक्रॉस भी V वोल्टेज है, इसके अक्रॉस भी V वोल्टेज होता है, ठीक बात।
तो इसके ऊपर जो चार्ज है Q1 वो हम लिख सकते हैं C1 इंटू वी, इसके ऊपर चार्ज Q2 को लिख सकता हूं मैं C2 इंटू वी, इसके ऊपर चार्ज जो है उसको लिख सकता हूं Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू वी। तो ऐसे चार्ज को लिखा जा सकता है। और यहाँ पे यदि मैं मान लूं कि बैटरी से चार्ज निकला है Q के बराबर और यहाँ चार्ज है Q1 Q2 और Q3, तो मैं चार्ज का कंजर्वेशन लगा सकता हूं कि Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो आप ये याद रखना, क्या याद रखना है कि कैपेसिटेंस का जो कॉम्बिनेशन है वो रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है। जैसे कैपेसिटर सीरीज में जुड़ते हैं वैसे रेजिस्टर पैरेलल में जुड़ते हैं, और जैसे कैपेसिटर पैरेलल में जुड़ते हैं वैसे रेजिस्टर सीरीज में जुड़ते हैं, तो ये इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि रेजिस्टेंस का उल्टा है कैपेसिटेंस। उसके बाद आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि इंडक्टर यदि सीरीज में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट कितना होता है और इंडक्टर यदि पैरेलल में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट कितना होता है। कमेंट में लिख के बताइए यदि आपको याद है तो। इसके बाद आगे चलते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की बात करते हैं। यदि कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है एक बैटरी से, बैटरी एक आइडियल बैटरी से चार्ज किया जाता है कैपेसिटर को, तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है C इंटू वी के बराबर। और यदि हम उस पर एनर्जी स्टोर्ड निकालना चाहें कि कितनी एनर्जी उस कैपेसिटर के बीच में स्टोर हो चुकी है, उसका फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर के बराबर, हाफ CV स्क्वायर और Q स्क्वायर बाई 2C और QV बाई 2। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड ऑन अ कैपेसिटर। उसके बाद यहां पे लिखा है कि एनर्जी डेंसिटी ये एनर्जी स्टोर्ड अपॉन वॉल्यूम है, एनर्जी स्टोर्ड अपॉन वॉल्यूम है और इसे स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, हाफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। और इसे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि फॉर्मूला भी ऐसे आता है Q स्क्वायर बाई 2C जो हम यहां से पढ़ चुके हैं, उसमें वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए विच इज एरिया ऑफ प्लेट्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, या लिख सकते हैं हाफ CV स्क्वायर इज द एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाय एरिया इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो ऐसे भी आप एनर्जी डेंसिटी को निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला भी है, ये फॉर्मूला भी है, ये फॉर्मूला भी है, बस आपको एनर्जी स्टोर्ड निकालना है और उसको डिवाइड कर देना है वॉल्यूम से। ठीक है, इसके बाद यहां देखते हैं कि चार्ज शेयरिंग इन कैपेसिटर। यदि कैपेसिटर्स को ज्वाइन कर दिया जाता है, कैपेसिटर को ज्वाइन कर दिया जाता है, मान लीजिए एक कैपेसिटर है उसको V1 वोल्टेज से चार्ज किया, दूसरे कैपेसिटर को V2 वोल्टेज से चार्ज किया और उनकी पॉजिटिव प्लेट्स को साथ साथ जोड़ दिया, नेगेटिव प्लेट्स को साथ साथ जोड़ दिया, तो फाइनली क्या होता है, यहां देख सकते हैं कि फाइनल वोल्टेज जो कैपेसिटर पर आता है वो आता है C1V2 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज मैं करूंगा, यहाँ पे C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 के बराबर हमें रिजल्ट मिलता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, when two capacitor of different potential are joined with positive plates together and negative plates together, common potential is equals to C1V1 plus C2V2 upon C1 plus C2। देखिए आप प्रूव भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से। मान लीजिए आपके पास एक कैपेसिटर है जिसपे चार्ज है C1V1 और यहाँ पे चार्ज है माइनस C1V1, और दूसरा कैपेसिटर है जिसके ऊपर चार्ज है प्लस में C2V2 और यहाँ पे माइनस ऑफ C2V2। इनको साथ में जोड़ दिया जाता है, इनको साथ में जोड़ दिया जाता है, तो मैं मान लेता हूं इनका कॉमन पोटेंशियल आ जाता है V के बराबर। कॉमन पोटेंशियल आ जाता है V, तो इस पे चार्ज आ जाएगा C1V और इस पर चार्ज आ जाएगा C2V। तो मैं यहाँ पे चार्ज का कंजर्वेशन लगा सकता हूं कि ये वाली जो प्लेट्स हैं, ये वाली जो प्लेट्स थी बेटा, ये किसी भी चार्ज के किसी भी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में नहीं थी, ये दोनों सिर्फ आपस में कांटेक्ट में थी और अभी भी इनके बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है किसी के साथ, ये अभी भी आइसोलेटेड है, ये अभी भी आइसोलेटेड थी। तो मैं चार्ज का कंजर्वेशन लगा सकता हूं कि इस वाली प्लेट पर जो टोटल चार्ज है वो कितना था C1V1 प्लस C2V2 और अब कितना चार्ज हो चुका है C2V प्लस C1V। तो यहां से V को कॉमन ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें मिल जाता है, लेकिन ये फॉर्मूला आप तभी लगाना जब पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ा हो और नेगेटिव से नेगेटिव जुड़ा हो, तभी आप फॉर्मूला ये लगाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास की फाइनल एनर्जी इज लेस देन इनिशियल एंड लॉस्ट एज हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखिए जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं ना, या फिर कैपेसिटर ऐसे अलग अलग चार्ज वाले कैपेसिटर को हम जोड़ देते हैं, तो फाइनल एनर्जी जो है कैपेसिटर की वो कम आती है जो पहले एनर्जी थी। यहाँ पे एनर्जी मान लीजिए पहले कुछ थी और यहाँ पे टोटल एनर्जी मैं बात कर रहा हूं बाद में, तो बाद में जो एनर्जी है वो कम आती है एज कंपेयर टू द इनिशियल एनर्जी। तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज वायर में जो भी रेजिस्टेंस होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है, तो उसके कारण हीट का लॉस हो जाता है और एनर्जी हमारी कम हो जाती है। तो हीट में लॉस, यदि आपको हीट निकालना है, कितना हीट जनरेट हुआ या कितना लॉस हो गया, तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, हाफ C1C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर, इस तरह की क्वेश्चंस में। ठीक है,